नमस्कार, मैं हूं करुणाशंकर त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी के लिए हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की सीरीज़, जिसके अंतर्गत आप कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें वर्णमाला, शब्दकोश और संज्ञा, ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने उच्चारण स्थान भी पढ़ाया है। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे वो है जेंडर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। ये तीनों चैप्टर संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इनको संज्ञा के बाद ही पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो हम शुरू करते हैं। चैप्टर है आज का जेंडर, जिसको हिंदी में लिंग कहते हैं। देखिए, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। कई बार इससे बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस भाषा का शब्द है या शाब्दिक अर्थ क्या है, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो लिंग शब्द है ये वाला, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चिन्ह अथवा निशान। आप लिख सकते हैं ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होगा चिन्ह, चिन्ह अथवा निशान। ध्यान दीजिए, चिन्ह कई बार वर्तनी दोष में भी पूछा जाता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत लोग चिन्ह इस तरीके से लिख देते हैं और वो गलत है, ठीक है। ये वाला चिन्ह गलत लिखा हुआ है, चिन्ह ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर वर्तनी दोष में आपसे पूछता है तो इसको आप ऐसे ही टिक करिएगा। तो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होगा, चिन्ह होगा अथवा निशान। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके माध्यम से हमें ये बोध हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु नर है अथवा मादा है, मतलब स्त्री है अथवा पुरुष है, तो वो लिंग कहलाता है। अगर आप परिभाषा लिखना चाहो लिंग की तो लिख सकते हो कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा या स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है, वो लिंग कहलाता है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह अथवा निशान। अब बात आती है लिंग के भेद की कि कितने भेद हैं। चलिए, भेद, भेद की बात करेंगे तो हिंदी में 2 भेद हैं। ध्यान दीजिए, मैंने एक लाइन बोली है, हिंदी में 2 भेद हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी में 2 भेद। कारण ये है इसके बताने के पीछे, क्योंकि मैंने पिछले जो कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर देखे हैं। जैसे पिछला वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें संस्कृत से रिलेट करके क्वेश्चंस आए थे। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था जो शब्द हिंदी भाषा में है ही नहीं। एक उदाहरण के लिए मैं खाली आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा था कि स्वर प्लस व्यंजन और ये मिलाकर के संधि कौन सी बनेगी, ठीक, जो होगी वो संधि कौन सी होगी। और आपके विकल्प थे, पहला विकल्प था अच संधि, दूसरा विकल्प था हल संधि, तीसरा विकल्प था विसर्ग संधि, चौथा मुझे ध्यान नहीं है, मैं अपने पास से एक रखे दे रहा हूं, जैसे यण संधि। ये पूछा। अब आप सोचिए, ये अच, हल और यण ऐसे शब्द संस्कृत के हैं, हिंदी में इनका कोई औचित्य नहीं है। ये एक प्रत्याहार होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्याहार। संस्कृत में टोटल 42 प्रत्याहार हैं, उन्हीं में से एक है। अब ये विकल्प रख दिया। एक्चुअल में होता क्या है, आप इतने दिन से जब हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो एक चीज देखे होंगे कि अगर स्वर के साथ मिलता है तो वो जो संधि बनेगी वो व्यंजन संधि होगी। मान के चलिए आप पढ़ के चले गए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आपके सामने व्यंजन नाम है ही नहीं विकल्प में, फिर आप क्या लगाओगे? तो इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा बहुत संस्कृत से रिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है कि अगर एक एग्ज़ाम में पूछ सकता है कोई आयोग तो दूसरे एग्ज़ाम में क्यों नहीं आ सकता है। तो थोड़ा चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं, संस्कृत में जो व्यंजन होता है उसको हल कहते हैं। हल एक प्रत्याहार है।
संस्कृत में क्या कहा जाएगा, हल कहा जाएगा। तो यहाँ जो विकल्प सही था वो था हल संधि। अब आप सोचिए, पढ़ के गए हो हिंदी, रिलेट कर रहा है संस्कृत से, तो जो थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो संस्कृत से रिलेट हो सकती हैं, मैं इस पूरी श्रृंखला में आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं सोचूं, अगर मुझे बनाने के लिए एग्ज़ाम में पेपर बनाने के लिए मुझे दिया जाए और ये बात मेरे सामने रखी जाए कि हाँ थोड़ा बहुत संस्कृत से रिलेट करके पूछना है या पूछ सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन जो रखूँगा अपने नज़रिए से, तो वो मैं चीज़ें आपको बताते चलूँगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन लिखने का मेरा उद्देश्य इस टॉपिक से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य था आपको बताना कि अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके भेद क्या हैं? भेद हैं 2 भेद हैं। हिंदी भाषा में जब भी आप लिखिएगा तो एक लाइन लिखिएगा, हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा पुल्लिंग और दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग। संस्कृत में जो एक बढ़ता है वो है उभयलिंग। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो उभयलिंग, क्या मतलब नपुंसक लिंग के नाम से होता है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। फिलहाल ये 2 लिंग हैं। अब होता क्या है, इनकी परिभाषा आप अलग अलग लिखना चाहें तो लिखिएगा, ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष होने का बोध होगा या नर होने का बोध होगा वो पुल्लिंग कहलाएगा, और ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के मादा अथवा स्त्री होने का बोध होगा वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहली हेडिंग रहेगी आपकी पुल्लिंग। पहली हेडिंग रहेगी पुल्लिंग, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ग्रामर जब आप पढ़ रहे होते हैं किसी भी व्याकरण को, किसी भी विषय की, तो वहाँ पर आपको व्याकरण से संबंधित मतलब भाषा से संबंधित नियम बताए जाते हैं। उन नियमों को आप पढ़ते हैं हर एक चैप्टर में, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जेंडर चैप्टर में हिंदी में कोई लिंग निर्धारण का नियम ही नहीं है। तो चाहो तो आप नोट करके लिखेंगे अपनी कॉपी में कि हिंदी में लिंग निर्धारण हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। कोई विशेष नियम नहीं है। अब बात आती है कि अगर नियम नहीं है तो आप जानोगे कैसे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है? तो उसके लिए क्या किया जाता है, मैं आपको पिछले चैप्टर पे ले चलूँगा जहाँ पर मैंने वर्गीकरण बताया था शब्दों का। वहाँ पर एक वर्गीकरण था विकार या रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद। एक तो हो गया था विकारी और दूसरा क्या था, अविकारी। अगर आपको ध्यान होगा तो विकारी के अंतर्गत आप 4 पढ़ते थे। अच्छा, ये होते क्या थे कि जिनके लिंग वचन या कारक में परिवर्तन हो गया वो विकारी कहलाए, और जिनके लिंग वचन या कारक में परिवर्तन नहीं हुआ वो अविकारी कहलाए। विकारी शब्द 4 प्रकार के थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्द थे जो विकारी कहलाए। थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं होता क्या है कि लिंग निर्धारण हेतु कोई नियम है नहीं, फिर हम पहचानेंगे कैसे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है? तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको कोई एक सेंटेंस बनाना होता है, जो भी शब्द दे दिया जाए जिसके बारे में भी पूछना हो। जैसे मेरे पास ये पानी की बोतल रखी है, ये बोतल है। अगर आपसे पूछें कि बोतल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो आप कैसे पहचानोगे? तो आपको करना क्या है कि बोतल से रिलेट करके कोई एक छोटा से छोटा सेंटेंस बना लीजिए। छोटा से छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्याकरण बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे नियम हैं।
कभी भी किसी भी चीज़ का या किसी भी शब्द का लिंग और वचन किसी के अकॉर्डिंग बदल सकता है। तो अगर आप सेंटेंस लंबा कर देंगे तो ट्रिक आपकी फेल हो सकती है, आप गलत हो सकते हैं। छोटा से छोटा सेंटेंस बनाइएगा। सेंटेंस का एक नियम होता है, जैसे एक वाक्य की एक शर्त होगी, क्या होगा, उसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, यही है सबसे मेन चीज। तो आप ऐसे सेंटेंस बनाइए कि जिसमें एक कर्ता हो जाए, एक क्रिया हो जाए, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, नहीं तो हो सकता है आप जो चेक कर रहे हो वो दूसरे के अकॉर्डिंग लग जाए, फिर आपका गलत होगा। तो जैसे बोतल शब्द का आपको जेंडर चेक करना है, तो क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने बोतल मेज पर रखी, क्या बोला मैंने बोतल मेज पर रखी, या मैंने बोतल रखी, या फिर कह सकते हैं ये बोतल अच्छी है या खराब है, छोटे छोटे सेंटेंस। तो अब आपको कुछ पता चल रहा होगा, बोतल रखी, बोतल रखा नहीं, या फिर बोतल अच्छी है या खराब है। तो क्या बोलेंगे, बोतल अच्छी है, बोतल अच्छा है नहीं बोलेंगे, या बोतल अच्छी है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, एक शब्द आ रहा है, जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो बोतल के साथ क्या आ रहा है, अच्छी आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, रखी आ रहा है। अच्छा और रखा, ये दो वर्ड नहीं यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं, और ये संकेत देता है कि ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है और ये क्या है, पुल्लिंग है। इसका मतलब जब हम सेंटेंस बनाए तो हमको पता चला कि बोतल के साथ अच्छी और रखी ये वर्ड क्या हैं, सही बैठ रहे हैं, अच्छा और रखा नहीं सही लग रहा है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब बात आती है, एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके आधार पर आप जेंडर चेक कर सकते हैं किसी भी शब्द का। अभी मैंने बताया जेंडर किनका चेंज हो सकता है, विकारी वालों का। अभी परिभाषा लिखवाई थी पिछले चैप्टर में कि जिन शब्दों के लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएंगे, विकारी। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन्हीं 4 में जेंडर चेंज हो सकता है, बाकी में होगा नहीं। अब बात आती है कि इनमें से हम देखें कि किसके किसके साथ चेक कर सकते हैं। तो पहला तो है संज्ञा। अब आप बताइए, ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो लिंग या जेंडर, ये किसके अंतर्गत आ रहा है, संज्ञा के अंतर्गत। तो जो चीज़ आपको चेक करनी है उसी के साथ रख करके तो चेक नहीं कर सकते, इसका मतलब संज्ञा के साथ ये नहीं चेक किया जाएगा। दूसरा शब्द आता है सर्वनाम। जब मैंने ये बताया था विकारी और अविकारी, वीडियो अगर तो आप दोबारा देखें तो वहाँ पर जाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम का जेंडर चेंज नहीं होता है, ये एक नियम है हिंदी में। आप देखेंगे अंग्रेज, जैसे कई बार आपने देखा होगा इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ी, अमूमन लोग इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हिंदी ग्रामर पर इतना उनका ध्यान नहीं जाता है। ध्यान दिए होंगे कि प्रोनाउन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं या जब वो सर्वनाम पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर देखा होगा उसका जेंडर चेंज हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ, एक इंग्लिश में सेंटेंस है, ही गोज, सी गोज, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह जाता है, वह जाती है। अच्छा, इन दोनों का हिंदी अनुवाद क्या है, वह जाता है, ही गोज, और वह जाती है, सी गोज। अभी मैं आपको जैसे डायरेक्टली बता देता कि हिंदी में सर्वनाम का जेंडर चेंज नहीं होता तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन यहां पर आप देखिए इंग्लिश में सर्वनाम कौन सा है, ये है और ये है, ही और सी। हिंदी में सर्वनाम कौन सा है, वह और वह। तो यहां पर आप देखें किससे डिसाइड किया, देखो गोज से डिसाइड नहीं हो रहा है कि जेंडर क्या है, जेंडर डिसाइड हो रहा है ही और सी से। अंग्रेजी में ही लड़के के लिए या पुल्लिंग के लिए और सी स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। लेकिन आप हिंदी में आइए देखिए, वह दोनों में एक जैसा है, वो चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वह नहीं चेंज हो रहा है। कहां से डिसाइड हो रहा है, क्रिया से, जाता है और जाती है, यहां से हम डिसाइड कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सर्वनाम का जेंडर चेंज नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिए। अब बात आती है कि संज्ञा से हम चेक नहीं कर पा रहे, सर्वनाम का जेंडर चेंज नहीं होता है तो सर्वनाम से भी नहीं चेंज कर सकते, मतलब चेक कर सकते। बचे क्या, विशेषण और क्रिया। यही 2 ऐसे शब्द हैं जिनसे हम जेंडर चेक कर सकते हैं।
मुझे बताना होता मैं डायरेक्टली आपसे बता देता कि आप जिस शब्द का चेक करना हो जेंडर, उसके साथ कोई विशेषण या क्रिया लगा दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन वहां पर आप शायद ना समझ पाते कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसीलिए होता है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। और जेंडर क्यों नहीं चेंज होता है वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जेंडर किससे डिसाइड हो रहा है? क्रिया से। और यहाँ पर किससे डिसाइड हो रहा है? प्रोनाउन से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, कि जेंडर प्रोनाउन का जेंडर चेंज होता है इंग्लिश में, हिंदी में चेंज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला इतना समझाने का कि विशेषण और क्रिया दो ऐसे शब्द हैं जिनको आप उस शब्द के साथ लगा करके चेक कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया, देखिए अच्छा या अच्छी क्या है? विशेषण है। तो या तो विशेषण से चेक किए या तो क्या क्रिया से। रखा या रखी, ये क्या है? क्रिया है। रखना या रखनी क्रिया है। अब आप इनसे चेक कर सकते हैं। तो कोई भी शब्द, अब आप इस लाइन पे पहुंचेंगे, हिंदी में लिंग निर्धारण हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। अब आप आगे चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। आपको जिस शब्द का या जिस शब्द का हमें लिंग चेक करना होता है या लिंग पता करना होता है, उस शब्द के साथ कोई विशेषण अथवा क्रिया लगा देते हैं। वह विशेषण या क्रिया अगर पुल्लिंग होगा तो वो शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि आप कैसे पता करोगे कि हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही लगाना है। तो एक बात देखिए, जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में उसके स्ट्रक्चर बैठ जाते हैं। लैंग्वेज सीखने का भी अपना एक नियम होता है। अगर आप टीचिंग एग्जाम से कहीं रिलेटेड या टीचिंग लाइन से रिलेटेड हैं तो आपने एक पढ़ा होगा, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा कोई लैंग्वेज सीखी जाती है। सबसे पहले आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द्वारा। मतलब उसका क्या है? जिस लैंग्वेज को या टारगेट लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को हमें सीखना होता है उसे टारगेट लैंग्वेज बोलता है। टारगेट लैंग्वेज को हम पहले ट्रांसलेट करते हैं अपनी मदर टंग में, मतलब अपनी मातृभाषा में, और फिर उसको सीखते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप क्या करेंगे? पहले ग्रामर के नियमों को हिंदी में पढ़ेंगे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये हो जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये क्लासिकल मेथड्स होता है। ऐसे ही कई सारे मेथड होंगे। बाइलिंगुअल मेथड होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड, कई सारे तरीके बताए गए। उसमें से एक ऐसा बताता है मेथड जो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर फीड करता है। जैसे आप हिंदी सीख रहे होते हैं, जब आपकी मातृभाषा हिंदी होगी, हिंदी जब सीख रहे होंगे आप, उस समय आप कोई अदर लैंग्वेज नहीं जानते हैं, डायरेक्टली वो सेंटेंस आपके दिमाग में बैठा दिए जाते हैं। जैसे मैं अभी बोलूं कि मैंने को खाना है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है। हाँ, भले ही ग्रामर के तौर पर आपको नहीं पता चल रहा कि ये यहाँ पर गलती क्या है या किस पार्ट में गलती है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि मैंने को खाना है, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, जब भी आप जेंडर चेक करेंगे तो कुछ कठिन शब्दों की मैं बात नहीं कर रहा, उनको आप छोड़ दें। बाकी अगर कोई शब्द आता है तो आप समझ जाओगे। जैसे मैं कहूँ ढोल, ढोल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो ढोल बजता है या ढोल बजती है, क्या होगा? आप सोच के बताइए। ढोल बजती है ना। अगर कोई बोले कि ढोल बजता है तो क्या होगा? गलत लगेगा आपको। लेकिन हाँ, थोड़ा और ध्यान रखिएगा। जैसे मैं कहूँ, चलिए इसी सेंटेंस पे बात करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर आप सेंटेंस थोड़ा बड़ा कर देंगे तो गलती हो जाएगी आपसे। चलिए, अच्छा एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आ गया। मैंने लिखा, हाँ, इन दो शब्दों को हम लिखे दे रहे हैं कि विशेषण और क्रिया के आधार पर ही चेक करना है आपको। एक सेंटेंस लिखा हुआ है ढोल, ये क्या लिख दिए? ढोल बजती या बजता है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया। मैंने कहा था अभी आपसे कि आप छोटे से छोटे सेंटेंस बनाएंगे, बड़े नहीं। तो एक छोटा सा सेंटेंस सोचिए, अगर आप थोड़ा बड़ा बना लिए सेंटेंस, जैसे वह ढोल बजा रहा है, वह ढोल बजा रहा है। अब आप देखिए, दोनों सेंटेंस में हम बात करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है ढोल बजती है या बजता है, तो मैं आपको बताऊंगा ढोल बजती है, क्योंकि ढोल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये वाला सही है और बजता गलत है। ठीक।
अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। अगर आपने गलती से, मैंने अभी कहा था बड़ा बनाएंगे तो कुछ गलत हो सकता है। अब जैसे देखिए सेंटेंस में क्या है, कई सारे वर्ड आ गए। वह ढोल बजा रहा है। अभी मैंने आपसे कहा कि ढोल बजती है, स्त्रीलिंग शब्द है ढोल। फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं बजा रहा है, रही है नहीं लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है, ये साधारण सा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। और साधारण सेंटेंस जो होता है, मतलब सामान्य जो वाक्य होते हैं उनका एक नियम होता है। वाक्य का जो कर्ता होगा, कर्ता जिस लिंग या वचन का होगा, क्रिया भी उसी लिंग या वचन की प्रयोग की जाएगी। तो यहां पर जो बजा रहा है लिखा है या बजा रहा है, ये वह के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। मतलब कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जो ढोल बजा रहा है, तो ये जो रहा है या बजा रहा है ये वह के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, ना कि ढोल के अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप सेंटेंस बनाएं, छोटे से छोटे बनाएं। केवल एक शब्द जोड़ दीजिए क्रिया, या तो उसके साथ एक विशेषण लगा दीजिए, बस। इससे ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो गलत हो सकते हैं। ये भी सेंटेंस देखिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो हो सकता है, या फिर मैं पूरी ग्रामर खत्म कर लूं और उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि कब क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगती है, तो ज़्यादा बेहतर आप बना लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, सेंटेंस छोटे से छोटे, केवल उसके साथ एक क्रिया रख दीजिए या एक विशेषण रख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कुछ आपको पता करने के लिए कि आप कैसे पता करोगे कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब बात आती है भेद की। तो चलिए पहले हम भेद देख रहे हैं। पहला भेद है पुल्लिंग। पुल्लिंग हेडिंग डालेंगे, क्या क्या होता है पुल्लिंग, चलो ये देखते हैं। पुल्लिंग देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है जेंडर चैप्टर में कि किसी भी पॉइंट को अगर आप उठाएंगे तो उसमें आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि इस डिपार्टमेंट या इस प्रकार के जितने भी नाम होंगे वो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। ज़्यादातर लिखा होता है कि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक अनाज के नाम सारे पुल्लिंग ही होंगे। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप उसको एक सेंटेंस में पिरो दीजिए, एक सेंटेंस छोटा सा बना लीजिए और चेक कर लीजिए। चलिए, क्या होता है कि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसके अपवाद देख लीजिए। अपवाद क्या है, अपवाद मतलब जिन पर रूल नहीं लगता है या जिन पर नियम नहीं लगता है। जैसे मकई हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया, ये कुछ ऐसे अनाज हैं जो स्त्रीलिंग हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस बता रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, मकई, मकई बोई गई, ज्वार बोई गई या मूंग बोई गई। तो ये सब क्या है, इनसे आप आसानी से एक सेंटेंस बना करके चेक कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपको कुछ और पॉइंट बता रहा हूं, जैसे रत्नों के नाम, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम जो होते हैं वो प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रत्न हैं, जैसे पुल्लिंग रत्न हो गया, जैसे पुखराज हो गया, मूंगा हो गया, ये क्या है, रत्न है। लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी पाए जाएंगे, जैसे मणिक, चुन्नी। अपवाद में अगर हम जाएं इसके, मणिक हो जाएगा, चुन्नी हो जाएगा। ये कुछ ऐसे रत्न हैं जो स्त्रीलिंग में हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं शरीर के अंगों के नाम। डायरेक्टली कोई एक नियम नहीं बता सकता कि शरीर के जो अंग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाएंगे। ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते। होता क्या है, जैसे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होता है। जैसे मान लिया सर पुल्लिंग है। जैसे सेंटेंस बनाएंगे क्या, मेरा सिर फट गया या मेरा सिर दर्द कर रहा है। ये नहीं बोलेंगे सर दर्द कर रहा है, कर रही है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन आँख क्या है, स्त्रीलिंग है, मेरी आँख दर्द कर रही है, आँख में चोट लगी है, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। कान क्या है, दर्द कर रहा है, दांत टूट गया, हाथ दर्द कर रहा है, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। स्त्रीलिंग जैसे कलाई, मेरी कलाई दर्द कर रही है, कोहनी दर्द कर रही है, घुटना दर्द कर रहा है।
तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता कि जितने शरीर के अंग हैं वो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे। एक बार मुझे एक लड़के ने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि सर के ऊपर के जो अंग होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, सर के नीचे जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया कलाई, कोहनी, ये सब हो गया, ये स्त्रीलिंग में आ रहा है। ऊपर सर है, दांत है, कान है, ये पुल्लिंग में आ रहा है। हो सकता है कहीं वो फैक्ट पढ़ा हो या फिर उसको किसी टीचर ने बताया हो, लेकिन ऐसी चीज़ है नहीं। जैसे चलो मान सकते हैं कि उसने कहा बाल, सर, दांत, कान ये सब पुल्लिंग है, लेकिन शरीर के ऊपर ही देखो, जीभ है स्त्रीलिंग है, आँख है स्त्रीलिंग है, पलक स्त्रीलिंग है, भौं स्त्रीलिंग है। शरीर के नीचे अगर आते हैं कलाई, कोहनी, ये सब क्या है? अगर स्त्रीलिंग है तो हाथ, भुजा, सीना ये सब पुल्लिंग है। तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। जैसे द्रव्य हो गए, कुछ द्रव्यों के नाम जैसे दूध हो गया, पानी हो गए, ये ज़्यादातर पुल्लिंग में यूज़ होता है। लेकिन चाय है, स्याही है, शराब है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो सब में अपवाद पाए जाएंगे। कुल मिला के आपको बस एक ही लाइन ध्यान रखनी है कि लिंग निर्धारण के लिए कोई नियम नहीं है। विशेषण लगाओ, क्रिया लगाओ, आप चेक कर लो। एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा कि जो कुछ प्रत्यय होते हैं जैसे पा है, त्वा है, ता है, जैसे पा प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया, त्वा प्रत्यय हो गया, ये सब कुछ प्रत्यय होते हैं। आओ प्रत्यय हो गया जैसे, ये सब, या पन प्रत्यय हो गया। ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिन जो शब्दों के पीछे लग जाते हैं और अगर वो भाववाचक हैं, भाववाचक संज्ञा हैं, तो वो क्या होंगे? वो पुल्लिंग होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए कि पा, ता, त्वा, आओ, पन, इन शब्दों से बनी भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो मान के चलिए 99% क्या होंगी? पुल्लिंग होती हैं। जैसे शब्द मैं आपको बताता हूं, बुढ़ापा, बचपन, ये हो गया ऐसे शब्द, या लड़कपन। तो ये सब जो शब्द बनेंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग हो गए। अब बात आती है स्त्रीलिंग की। चलिए स्त्रीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप नियम देख रहे हैं कि पुल्लिंग का कोई खास नियम नहीं है, तो स्त्रीलिंग का भी कोई खास नियम नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए, स्त्रीलिंग हो गया। ये केवल तसल्ली के लिए आपका लिखवा रहे हैं हम, बाकी कुछ है नहीं ऐसा कि इसके लिए अलग अलग नियम बने हों। स्त्रीलिंग ज्यादातर क्या बोलता है? नदियों के नाम। जो नदी के नाम होते हैं वो ज्यादातर क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जैसे ब्रह्मपुत्र, सोन, ये नदियों के नाम हैं जो पुल्लिंग में है। और एक है सिंधु, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला होता है जैसे नक्षत्रों के नाम, वो प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे नदियों के नाम बताया, ऐसे ही क्या है? नक्षत्र के नाम। ये क्या है? जैसे चित्रा नक्षत्र देखा होगा, नाम सुना होगा, रोहिणी नक्षत्र सुना होगा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी नक्षत्र हैं जो पुल्लिंग में है, जैसे अपवाद के लिए लिखे दे रहे हैं आपको। पुखराज तो रत्न होता है ना, अभिजित, अभिजित, ये क्या है? एक नक्षत्र का नाम है, पुल्लिंग है। पुष्य नक्षत्र होता है या पुख्य बोलते हैं बहुत लोग, ये क्या है? ये भी पुल्लिंग है। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे बहुत सारे शब्द। कुछ इसमें भी प्रत्यय हैं, उनको ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया वट, हट प्रत्यय, आप लिखिए वट, हट, अंत, जैसे वट, हट, ये टा लिख दिया, ता होगा। ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनसे बने शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होंगे। ये प्रत्यय लिखे हुए हैं आपके सामने। जैसे लिखावट अच्छी है, बनावट अच्छी है। हट क्या हो गया? जैसे घबराहट हो गया। अंत जैसे मनगढ़ंत।
तो ये सब क्या शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग में जाएंगे। तो थोड़ा ये प्रत्यय आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये सब लगे हुए हैं तो वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। हालांकि जरूरी नहीं है आपकी इसको रट्टा मारो कि जैसे मैंने पिछले में बताया कि पा, ता, त्वा, पन, हट पन, आओ, ये सब प्रत्यय जो लिखे हुए हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इधर वाले आप रट्टा मारो, वट, हट, अंत, ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। आप इतनी केवल एक लाइन याद रखिएगा, विशेषण और क्रिया लगा लीजिए, चेक हो जाएगा। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। अब बात आती है, क्वेश्चंस आपसे कुछ बनते हैं कुछ शब्दों के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान के चलिए दे दिया, जैसे छिपकली शब्द है, उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग चेंज करिए, बताइए। तो ध्यान रखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसकी मैं एक PDF चैनल के टेलीग्राम पे डालूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वर्ड आपके लिखे होंगे जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो आपको PDF मिल जाएगी। उसमें लिखा हुआ है सारा एक एक करके कि जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं शब्द या नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं शब्द वो कौन से हैं। बहुत सारे प्रत्यय लगा करके बदल दिया जाता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिया जाता है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे चौबे शब्द है, प्रत्यय लगा दिए, आइन प्रत्यय, चौबाइन बन गया, क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे जिसमें क्या होता है कि जो नित्य पुल्लिंग होते हैं या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे छिपकली शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहेगा। अगर आप सोचो इसका पुल्लिंग बनाने के लिए छिपकला बना दे तो गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, नर वर्ड यूज करेंगे, नर छिपकली। तितली का नर तितली, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हमेशा ऐसे शब्द होंगे जो हमेशा पुल्लिंग में यूज होते हैं। जैसे मगरमच्छ, इसका क्या होगा, मादा मगरमच्छ। चील का नर चील हो जाएगा। जैसे चील स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग क्या बनेगा, नर चील। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वो आपको मैं लिख के दे दूंगा PDF में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग के पुल्लिंग कौन से होंगे या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कौन से होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई वर्ड ऐसा दे दिया कि आपको चेक करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि उस शब्द के साथ आप विशेषण या क्रिया लगा दीजिए। मेरी बात जरूर ध्यान रखिएगा, सेंटेंस आपको बड़ा नहीं बनाना है, कतई मत बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। करना क्या है, एक क्रिया लगा दो पीछे, आगे एक विशेषण लगा दो, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो। इसमें वही चीज़ है, जैसे आपने एक फेमस जोक सुना होगा, एक जानवर खड़ा है, वो बकरा है या बकरी है कैसे पहचानेंगे, तो दूसरा लड़का कहता है पत्थर फेंक के मारो, अगर भागा तो बकरा और भागी तो बकरी। बस वही वाली बात है। शब्द मिले आपको, उसके पीछे क्रिया लगा दो। कोई खड़ा है, जाता है तो लड़का, जाती है तो लड़की हो गया। तो ऐसे ही कुछ भी आपको शब्द मिले, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँगा PDF फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपके पास कोई किताब है, मार्केट से आपने ली है, तो शब्दकोश आप अपना मजबूत रखिए, क्योंकि जितने भी C ग्रुप के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके शब्दकोश से ही आते हैं, नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन जो शब्दकोश है वो आपको ही रटना है। मेरे दिमाग में जो भी भरा है वो आपके काम नहीं आने वाला है। आप शब्दकोश ज़्यादा से ज़्यादा रट लीजिए, जिसमें मैंने पिछला चैप्टर जो आपको शब्द पढ़ाया था उसमें जितने शब्द बताए मैंने आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, ये सारे आपको रट्टा मारने हैं। इसके अलावा मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो शब्दकोश आपका जितने ज़्यादा मजबूत होगा, हिंदी के लिए आप उतने ही स्ट्रांग माने जाओगे। तो चलिए, फिलहाल ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वचन या नंबर। आज का सेशन कैसा रहा? अगर आपको जो आज मैंने जानकारी बताई है, जो जानकारी दी है, वो अगर आपको नई लगी या इससे पहले आपने नहीं पढ़ी है या आपको नहीं पता थी, तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। टीचर्स जो होते हैं वो एक कमेंट के ही भूखे होते हैं, उनको आप अगर कमेंट देते रहेंगे या आप अपनी बातों को रखते रहेंगे तो वो थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आज का सेशन कैसा रहा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिलहाल देखते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर आपको वचन पढ़ना है या नंबर पढ़ना है। थैंक यू।